हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण भाग पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व के भाग 3 के रूप में व्यक्तित्व के मापन के बारे में बताएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व के मापन से टेट एवं सुपर टेट की प्रत्येक परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं व्यक्तित्व मापन को। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ होती हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है व्यक्तित्व आविष्कारिका, इसे इंग्लिश में पर्सनालिटी इन्वेंटरीज कहते हैं। दूसरा है प्रक्षेपी विधियाँ, प्रोजेक्टिव मेथड इसे कहते हैं। तीसरा है प्रेक्षण विधियाँ, इसे ऑब्जर्वेशनल मेथड कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है आपकी वो प्रक्षेपी विधियां हैं, क्योंकि प्रक्षेपी विधि से टेट सुपर टेट में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम देखिए तीनों विधियों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यक्तित्व आविष्कारिका की। तो व्यक्तित्व आविष्कारिका है क्या चीज़, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज है क्या चीज़, आपको यह बता दें हम कि जो व्यक्तित्व आविष्कारिका है, यह जो है व्यक्तित्व मापन की काफ़ी प्रचलित विधि है। इस विधि में व्यक्तित्व के खास शील गुणों से संबंधित कुछ प्रश्न बने होते हैं। यानी व्यक्तित्व के खास शील गुणों से संबंधित कुछ प्रश्न बने होते हैं, जिनका उत्तर प्रायः हाँ नहीं या सही गलत में दिया रहता है। यानी जो प्रश्न रहेगा उसका जो आंसर सही नहीं, जो उसका उत्तर रहेगा सही गलत में अथवा हाँ नहीं में दिया रहेगा, यानी ऑप्शन वहाँ रहेगा। आपको सही गलत में से जो आपको लगेगा वहाँ पर आप टिक करेंगे, यानी सही गलत में से सही है कि गलत है वो आप वहाँ पर बताएंगे। व्यक्ति इन प्रश्नों को एक एक करके पढ़ता है और उसका उत्तर इन दिए गए उत्तरों से चुनकर अर्थात हाँ नहीं या सही गलत में से चुनकर देता है। तो ये व्यक्तित्व आविष्कारिका है। अब यहाँ पर व्यक्तित्व आविष्कारिका में हम जो है 2 महत्वपूर्ण विधि की चर्चा कर रहे हैं। एक का नाम है मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, ये नाम याद रखेंगे। ये पूछा भी गया है, मिनीसोटा बहुपक्षीय जो है व्यक्तित्व सूची, ये परीक्षा में आया हुआ है। ये देखिए, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसे MMPI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? MMPI कहा जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है MMPI किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे व्यक्तित्व से संबंधित है। MMPI का फुल फॉर्म क्या है? मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरीज है। अब देखिए, अब ये देखिए क्या इसका जो निर्माण है हाथवे और मैककिनले ने 1940 में किया था, जिसमें 550 एकांश थे, यानी 550 आइटम्स थे, प्रश्न थे, और प्रत्येक एकांश के 3 उत्तर थे। यानी इसमें 3 उत्तर थे, एक ट्रू, दूसरा फॉल्स और तीसरा कैन नॉट से। इसका जो प्रयोग है 16 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के मानसिक असामान्यता जैसे हिस्टीरिया, साइकोपैथिक, साइकोसिस, स्काइजोफ्रेनिया रोगों का मापन होता है। इसमें 10 नैदानिक मापन और 3 वैधता मापनी होती है। इसमें कितने नैदानिक मापन होते हैं? इसमें 10 नैदानिक मापन होते हैं और 3 वैधता मापनी होती है। अब देखिए, जो MMPI है, MMPI के सबसे नवीनतम संशोधित रूप को MMPI-2 के नाम से जाना जाता है, और इसमें 10 नैदानिक और 3 मुख्य वैधता मापनी है। और MMPI में कुल 567 एकांश हैं। यानी जब प्रारंभ में MMPI आया था, अर्थात मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरीज आया था, तो उसमें 550 एकांश थे। जब इसमें संशोधन किया गया, MMPI-2 आया, तो उसमें 567 एकांश हैं। हालांकि दोनों में 10 नैदानिक मापनी है और 3 वैधता मापनी है। तो ये आप समझ गए होंगे, मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को शार्ट भाषा में MMPI के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, यानी कैटल का जो देखिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कैटल का 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, कैटल से 16 PF क्वेश्चननेयर। अब देखिए इस परीक्षण का जो निर्माण है वो कैटल ने कारक विश्लेषण के आधार पर किया था। इस प्रश्नावली के कई फार्म हैं जिनके द्वारा 17 से अधिक वर्ष के आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। 17 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति हैं, आयु के व्यक्ति हैं। कैटल ने इन शील गुणों में 3 तरह के प्रमुख शील गुणों को जोड़ा। एक को गत्यात्मक शील गुण, दूसरे को क्षमताशील गुण और तीसरे को चित्त प्रकृतिशील गुण कहते हैं। इसमें जो है ऐड किए। और देखिए इस प्रश्नावली में सम्मिलित किए गए सभी शील गुण जो होते हैं वो द्विध्रुवी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विध्रुवी होते हैं। 16 शील गुणों को मापने के लिए बने 16 मापनी पर उच्च प्राप्तांक तथा कम प्राप्तांक का खास मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है, जो 16 PF है, इनका जो है इनके द्वारा हम कह सकते हैं 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। इसमें हमने बताया था पहले भी 3 शील गुण और दिए थे जो कैटल, एक को गत्यात्मक शील गुण, क्षमताशील गुण और चित्त प्रकृतिशील गुण, तीनों को इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 16 मापनी में जो कह सकते हैं, अभी हमने बताया प्रश्नावली में सम्मिलित किए गए सभी शील गुण जो हैं वो द्विध्रुवी हैं। 16 शील गुणों को मापने के लिए बने 16 मापनी पर उच्च प्राप्तांक तथा कम प्राप्तांक का खास मतलब होता है। अब जो निम्नलिखित है यहाँ पर देखिए क्रमांक दिया गया है 1 2 3 4 ऐसे करके, कारक दिया गया है, कारकों के जो 2 विपरीत ध्रुव जो हैं, यानी जो 16 कारक हैं यहाँ पर नाम है और उनके विपरीत ध्रुव भी हैं। तो देखिए पहले क्रमांक पहले नंबर पर उत्साही है, इसे कारक A से प्रदर्शित किया गया है और इसका उच्च प्राप्तांक उत्साही है और निम्न प्राप्तांक एकाकी है। देखिए दूसरा है, दूसरे पे अधिक बुद्धिमान, इसका विपरीत ध्रुव क्या होगा? कम बुद्धिमान, और इसे B कारक दिया गया है। तीसरा स्थिर, चौथा स्थिर हो गया और इसका एक विपरीत ध्रुव संवेगात्मक होगा। दृढ़ का नम्र होगा, हसमुख का सौम्य होगा, आध्यात्मिक का सांसारिक होगा, सामाजिक का संकोची होगा, संवेदनशील का निष्ठुर होगा, संकालु का विश्वस्त होगा, कल्पनावादी का यथार्थ होगा, व्यवहार कुशल का सामान्य होगा, चिंतित का आत्मविश्वासी होगा, आधुनिक का रूढ़िवादी होगा, स्वाधारी का स्वमूह नियंत्रित होगा, नियंत्रित का अंतर्द्वंदी होगा, तनाव युक्त का तनाव मुक्त होगा। तो यहाँ पर 16 कारक दिए गए हैं। इनके जो कारक हैं ABCEFGH I L M N Q Q1 Q2 Q3 Q4 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आप इस सारणी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर 16 जो पर्सनालिटी फैक्टर उल्लेख किया गया है, उसके जो विपरीत ध्रुव है उसको भी उल्लेख किया गया है। कारक को ABC से लेकर के मतलब अल्फ़ाबेट में जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो आइए हम अब चर्चा करते हैं प्रक्षेपी विधियों के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है। प्रक्षेपी विधि सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है। इसे हम ये कहते हैं जो है प्रोजेक्टिव मेथड। अब आप इस विधि के बारे में जानेंगे। देखिए इस विधि में व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट तथा असंगठित उद्दीपक या परिस्थिति उत्पन्न किया जाता है, यानी व्यक्ति के सामने अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे उद्दीपकों एवं परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति कुछ अनुक्रिया करता है और इन अनुक्रिया के सहारे व्यक्ति अचेतन रूप से अपनी इच्छाओं, त्रुटियों एवं मानसिक संघर्षों को प्रेषित करता है। अतः हम ये कह सकते हैं जो प्रक्षेपी परीक्षण है वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिनके एकांश जो होते हैं, आइटम्स जो होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, असंगठित होते हैं और जिसके प्रति अनुक्रिया करके व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों की अभिव्यक्ति परोक्ष रूप से करता है। ये प्रक्षेपी विधि है। अब प्रक्षेपी विधि
में आपको ये क्लियर हो गया, व्यक्ति के सामने अस्पष्ट और असंगठित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाएगा, उसके प्रति अनुक्रिया करेगा और वहाँ पर क्या करेगा, वह अपने जो है अचेतन मन में जो है दबी जो उसकी इच्छाएं हैं उससे प्रकट हो जाएंगी, उससे पता चल जाएगा उसके मन में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी हम बता दें, प्रक्षेपी विधि, जो प्रक्षेपी विधि है, इस पद का प्रतिपादन लॉरेंस फ्रैंक ने किया था। किसने किया था? लॉरेंस फ्रैंक ने किया था। और प्रक्षेपी विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो सिगमंड फ्रायड ने किया था। किसने किया था? वो सिगमंड फ्रायड ने किया था। अब यहाँ पर देखिए शार्ट भाषा में आपको लिखा है, इन विधियों द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन में दबी हुई दमित इच्छाओं का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। यानी प्रक्षेपी विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन में दबी हुई दमित इच्छाओं का पता लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए 3 विधियाँ हम आपको पढ़ाएंगे, एक IBT पढ़ाएंगे, एक TAT पढ़ाएंगे, एक CAT पढ़ाएंगे और तीनों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं IBT के बारे में बताते हैं। इसे स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं, शार्ट भाषा में IBT कहते हैं। देखिए इस परीक्षण का जो प्रतिपादन है सन 1921 ईस्वी में, किस ईस्वी में किया गया था? सन 1921 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हर्मन रोरसाक द्वारा किया गया था। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? यहाँ पर ध्यान देंगे, इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। प्रत्येक कार्ड पर स्याही के धब्बे के चित्र बने होते हैं। जी हाँ, जो 10 कार्ड हैं उस पर स्याही के धब्बे के चित्र बने रहेंगे। 10 कार्ड में से 5 कार्ड बिल्कुल काले व सफ़ेद होते हैं और 5 कार्ड विविध रंग के होते हैं, जिसमें से ये माना जाता है 2 काले व लाल होते हैं, 3 अन्य रंग के होते हैं। प्रत्येक कार्ड एक एक करके उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके व्यक्तित्व का मापन करना होता है। यानी ये कार्ड जो 10 कार्ड हैं उसे उस व्यक्ति को दिया जाएगा एक एक करके जिसके व्यक्तित्व का मापन जो है करना होगा। अब देखिए क्या होगा, कार्ड को देखकर उसे बताना होगा कि उस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है या धब्बे का कोई अंश या पूरा भाग उसे किस चीज़ के समान दिखाई दे रहा है। व्यक्ति द्वारा दी गई अनुक्रिया को लिख दिया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन होता है। और देखिए बाद में उसका जब विश्लेषण कुछ खास अक्षर संकेतों के सहारे निम्नलिखित 4 भागों में बांटकर किया जाता है। एक को कहते हैं स्थूल निरूपण, दूसरे कहते हैं निर्धारक और तीसरे कहते हैं विषय वस्तु, चौथे कहते हैं मौलिक अनुक्रिया एवं संगठन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया कि स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादनकर्ता स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हर्मन रोरसाक हैं। यह 1921 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया है। इसमें 10 कार्ड होते हैं, 5 काले और सफ़ेद होते हैं और 5 विविध रंग के होते हैं। 5 में जो 5 विविध रंग के हैं उसमें ये माना जाता है 2 काले व लाल होते हैं, 3 अन्य रंग के होते हैं। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसे एक एक करके कार्ड दिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आपको इस कार्ड में जो है क्या दिखाई दे रहा है। इस कार्ड व्यक्ति को जब दिया जाएगा उसमें ये देख कर बताएगा उसमें क्या दिखाई दे रहा है और उसमें ये भी है क्या धब्बे का कोई अंश या पूरा भाग उसे किस चीज़ के रूप में दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद जैसे वह अनुक्रिया करेगा उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का व्याख्या किया जाएगा और जो विश्लेषण किया जाता है कुछ खास अक्षर और संकेतों के सहारे निम्नलिखित 4 भाग में बांट कर किया जाता है। एक को कहते हैं हम स्थूल निरूपण, दूसरे कहते हैं निर्धारक, तीसरे कहते हैं विषय वस्तु, चौथे कहते हैं मौलिक अनुक्रिया एवं संगठन। अब देखिए हम आपको यहाँ बता दें, रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण के समान ही एक और स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन 1961 ईस्वी में होल्जमैन ने किया था। इसे होल्जमैन स्याही धब्बा परीक्षण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? होल्जमैन स्याही धब्बा परीक्षण कहा जाता है। अब देखिए दूसरा है अब आपको हम बताएंगे विषय आत्मबोध परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसे कहते हैं थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट कहते हैं। अब ये TAT, इसे शार्ट भाषा में TAT कहा जाता है। कभी कभी तो फुल फॉर्म ही इसका पूछा गया है TAT क्या है। तो TAT देखिए इसका फुल फॉर्म थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में जानेंगे, TAT के बारे में जानेंगे
देखिए इस परीक्षण का प्रतिपादन 1935 ईस्वी में मुर्रे ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। इनके सहयोगी भी इनके साथ थे जिनका नाम मॉर्गन था, इसलिए कहीं कहीं लिखा रहता है इस परीक्षण का जो प्रतिपादन 1935 ईस्वी में मॉर्गन एवं मुर्रे द्वारा किया गया। और 1938 में इस परीक्षण का संशोधन भी किया गया, यानी दोनों लोग मिलकर के 1938 ईस्वी में इस परीक्षण का संशोधन किए थे। अब हम आपको बता दें इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं और एक कार्ड सादा होता है। अब इसमें देखिए एक कार्ड सादा होता है, 31 कार्ड होते हैं, 30 पर चित्र बने होते हैं, एक कार्ड सादा होता है। अब जो 30 जिस पर चित्र बने हैं उसमें 10 कार्ड महिलाओं के लिए होते हैं, 10 कार्ड पुरुषों के लिए होते हैं और 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं और एक कार्ड जो है सादा रहेगा ही। अब देखिए जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसे 31 कार्ड में से 20 कार्ड दिया जाता है। उसे 31 कार्ड में से कितना कार्ड दिया जाएगा? 20 कार्ड दिया जाएगा। अब देखिए 20 कार्ड में 19 कार्ड पर चित्र अंकित होते हैं और एक कार्ड सादा होता है और प्रत्येक कार्ड के चित्र के आधार पर व्यक्ति एक कहानी लिखता है। अब देखिए इस परीक्षण का जो क्रियान्वयन होता है वो 2 सत्रों में होता है। पहले सत्र में 2 कार्ड, पहले सत्र में 10 कार्ड, फिर दूसरे सत्र में 10 कार्ड व्यक्ति को देकर उसके आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। सबसे अंत में सादा कार्ड दिया जाता है जिस पर अपने मन में किसी चित्र को मानकर उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। और वो कहानी जब लिखेगा फिर उस कहानी का विश्लेषण किया जाएगा और उसके आधार पर हम जो है उसके व्यक्तित्व का क्या कह सकते हैं मापन किया जाएगा। तो इसमें हमने ये बताया कि विषय जो आत्मबोध परीक्षण है इसका जो प्रतिपादन 1935 ईस्वी में मर्रे ने किया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। 1938 ईस्वी में मर्रे ने अपने सहयोगी मॉर्गन के साथ इसमें संशोधन किया था। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं जिसमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं, एक कार्ड सादा होता है। जो 30 कार्ड होते हैं उसमें 10 कार्ड पुरुष के लिए, 10 कार्ड महिला के लिए और 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं। अब जो है जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसे 31 कार्ड में से 20 कार्ड दिया जाता है और वो भी जो 20 कार्ड होते हैं उसमें 19 कार्ड पर चित्र अंकित होते हैं, एक कार्ड सादा होता है। और 20 कार्ड दिए भी जाते हैं वो 2 सत्रों में दिए जाते हैं। पहले सत्र में 10 कार्ड, फिर दूसरे सत्र में 10 कार्ड और व्यक्ति को कार्ड को देखकर उसके आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। सबसे अंत में एक सादा कार्ड दिया जाएगा जिस पर अपने मन से किसी चित्र को मानकर उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कहानी लेखन समाप्त होने के बाद उसका विश्लेषण कर व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है। यानी जब वो कहानी लिख लेता है तो उस समाप्त होने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है और व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है। मर्रे के अनुसार इस परीक्षण का विश्लेषण निम्नलिखित प्रसंगों में किया जाता है। पहला 5 इसमें पॉइंट हैं, इसके आधार पर किया जाएगा। पहला है प्रत्येक कहानी में नायक या नायिका का पता लगाया जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है? आवश्यकता है। प्रत्येक कहानी में नायक या नायिका की मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या हैं इसका पता लगाया जाएगा। मर्रे के अनुसार टीएटी द्वारा 28 मानव आवश्यकताओं का मापन होता है। कितने मानव आवश्यकताएं हैं? 28 की, ये मर्रे के अनुसार हैं। जैसे उपलब्धि आवश्यकता उन्होंने कहा, संबंधन आवश्यकता कहा, प्रभुत्व आवश्यकता कहा। तीसरा इन्होंने पॉइंट दिया प्रेस का। प्रेस से तात्पर्य कहानी के उस वातावरण से कहानी के उस वातावरण संबंधी बलों से होता है जिनसे कहानी के नायक की आवश्यकता या तो पूरी होती है या पूरी होने से वंचित हो जाती है। मर्रे के अनुसार इस तरह के वातावरणीय संबंधी बल 30 से अधिक हैं। 30 तो है ही हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। जैसे आक्रामकता, शारीरिक खतरा 2 महत्वपूर्ण प्रेस हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया था, चौथा पॉइंट इन्होंने थीमा दिया है। थीमा से तात्पर्य नायक की आवश्यकता तथा प्रेस का मतलब वातावरण संबंधी बल में हुई अंतःक्रिया से उत्पन्न घटना से होता। थीमा से तात्पर्य नायक की जो आवश्यकता तथा प्रेस
अर्थात वातावरण संबंधी बल में हुई अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। थीमा द्वारा निरंतरता का ज्ञान होता है, ये निरंतरता का इससे क्या होता है, ज्ञान होता है। और पांचवा देखिए है, पांचवा इसमें है परिणाम है। परिणाम से तात्पर्य इस बात से होता है कि कहानी को किस तरह से समाप्त किया गया है, कहानी का निष्कर्ष निश्चित है या अनिश्चित है। निश्चित एवं स्पष्ट निष्कर्ष होने से व्यक्ति में परिपक्वता तथा वास्तविकता का ज्ञान होने का बोध होता है। तो 5 तरीके से यहाँ पर पॉइंट है, उसका विश्लेषण किया जाएगा। और इसमें पहला है नायक नायिका का चयन, दूसरा है आवश्यकता, तीसरा है प्रेस, चौथा है थीमा और पांचवा है परिणाम। अब देखिए जो है अगला है आत्मबोध परीक्षण। इसे हम कहते हैं चिल्ड्रन एप्रिसिएप्शन टेस्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रन एप्रिसिएप्शन टेस्ट कहते हैं। इसे बाल आत्मबोध परीक्षण या बालक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। चिल्ड्रन एप्रिसिएप्शन टेस्ट CAT है। इस परीक्षण का जो प्रतिपादन है वो लियोपोल्ड बेलाग द्वारा किया गया 1948 ईस्वी में। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिस पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। यह परीक्षण 3 से 10 या 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। TAT के समान ही इसमें बच्चों के व्यक्तित्व का मापन प्रत्येक कार्ड के आधार पर लिखी गई कहानी के माध्यम से होता है। यानी इसमें ये चीज़ है कि CAT में भी 10 कार्ड होते हैं जो जानवरों के चित्र उस पर बने होंगे, और इसमें भी जिसका व्यक्तित्व का मापन करना रहेगा उसे कार्ड दिया जाएगा, और वो जो जानवर छपे रहेंगे उसके बारे में लिखेगा और कहानी लिखेगा, उसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता दें, TAT जो हमने ऊपर पढ़ाया है, TAT का हिंदी अनुकूलन कलकत्ता के प्रोफेसर उमा चौधरी ने 1960 में किया। इस परीक्षण में 14 कार्ड थे, यानी हिंदी में जो अनुकूलन इसका किया गया वो कलकत्ता के प्रोफेसर उमा चौधरी द्वारा किया गया 1960 में। इसमें 14 कार्ड थे। अब ये TAT CAT हो गया। अब हम आप यहाँ पर आप एक चीज़ और भी जान सकते हैं, व्यक्तित्व के निर्धारक क्या हैं, यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक को जैविक कारक कहा जाता है और एक को पर्यावरणीय कारक कहा जाता है। जैविक कारक में शारीरिक संरचना, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आती हैं, यानी आनुवांशिक कारक है ये। पर्यावरणीय कारक में सामाजिक कारक आता है जिसमें माता पिता का स्थान, परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध, जन्म क्रम, स्कूली प्रभाव, पास पड़ोस आता है। और दूसरा जो है सांस्कृतिक कारक है और आर्थिक कारक है। मतलब पर्यावरणीय कारक में सामाजिक कारक आएंगे, सांस्कृतिक कारक आएंगे, आर्थिक कारक आएंगे, यानी इन सब का जो प्रभाव पड़ता है वो व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं को आपको ये जो व्यक्तित्व मापन है वो समझ में आ गया होगा। इसमें जो हमने आपको पढ़ाया है जो है TAT पढ़ाए हैं, ये आप ज़रूर याद करेंगे। यहाँ पर आपको IBT पढ़ाया गया है और यहाँ आपको CAT पढ़ाया गया है और यहाँ पर MMPI भी पढ़ाया गया है, MMPI भी पढ़ाया गया है। सबका फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। TAT का थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, IBT का इंप्लास टेस्ट और इसे CAT का ये होगा चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट और MMPI का होगा मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरीज होगा। अब यहाँ पर देखिए TAT का मर्रे ने इसका प्रतिपादन किया था, IBT का हरमन रोरसाक ने किया था, CAT का लियोपोल्ड बेलाग ने किया था। तो इस तरीके से आप इस सब को ज़रूर याद करके जाएंगे। इसमें देखिए 31 कार्ड होते हैं, एक कार्ड सादा होता है, सादा को अगर हटाओगे तो 30 कार्ड बचेगा और हटाना नहीं है, उसमें 31 कार्ड होते हैं, एक कार्ड सादा रहता है। सादा कार्ड भी बच्चों को जिसके व्यक्तित्व का मापन होता है दिया जाता है। IBT इंक ब्लॉट टेस्ट में 10 कार्ड होते हैं जिस पर स्याही के धब्बे लगे होते हैं। CAT में देखिए 10 कार्ड होंगे, इस पे जानवर के चित्र बने होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। ये समझ में आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।